हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि 250 रुपये में लगेगी वैक्सीन की प्राइवेट डोज, यानी कि कोरोना की जो डोज लगनी है वो 150 रुपये का कोरोना का टीका होगा और 100 रुपये सर्विस चार्ज लिया जाएगा। और कल से लगभग 20,000 निजी केंद्रों पर ये टीके लगाए जाएंगे। दूसरी न्यूज़ है कि बड़े इंटरनेट मीडिया का मतलब है 50 लाख यूज़र, यानी कि जो नई सख्तियां लाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। और तीसरी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये पुरस्कार कौन सा है आगे न्यूज़ में देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि जो अभी तक वैक्सीन सरकार द्वारा मुफ्त में लगाई जा रही थी, अब जो लोग इसको लगवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार का मकसद था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये डोज मुफ्त में लगाई जा रही थी, उसके कोई चार्ज नहीं लिए जा रहे थे। अब वे लोग जो इसको लगवाना चाहते हैं टीके को, उसके लिए उन्हें 250 रुपये देना होगा। 1 मार्च से निजी केंद्रों पर टीकाकरण की इजाज़त के बाद सरकार ने इसकी कीमत भी तय कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निजी अस्पताल कोरोना के टीके की एक डोज के लिए अधिकतम 250 रुपये ले सकेंगे। 1 मार्च से 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 45 से 59 साल के ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि निजी केंद्रों पर कीमत देकर टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी केंद्रों पर लगाया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत के तहत जुड़े 10,000 निजी अस्पताल और सीजीएचएस पैनल के 600 से ज़्यादा अस्पताल शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बड़े इंटरनेट मीडिया का मतलब 50 लाख यूज़र्स। सरकार ने बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों की परिभाषा कर दिया है। नई परिभाषा के तहत 50 लाख या उससे ज़्यादा यूज़र वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा। इससे कम यूज़र वाली कंपनियां मीडिया इंटरमीडियरी मानी जाएंगी, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। महत्वपूर्ण या बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के कंटेंट की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों का पालन करना होगा। इंटरनेट मीडिया के कंटेंट पर लगाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते समय सरकार ने बताया कि यूजर्स की संख्या के आधार पर इन कंपनियों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इन नियमों के तहत सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी को शिकायतों के निपटारे के लिए चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगले सप्ताह मोदी को सेराविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। 1 से 5 मार्च को होने जा रही सेराविक वर्चुअल कांग्रेस 2021 में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। प्रमुख वक्ताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति के जलवायु पर विशेष दूत जॉन कैरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी के संस्थापक बिल गेट्स, सऊदी अमेरिका के सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ अमीन नासिर होंगे। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ में 3 न्यूज़ हैं कि जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दूसरी न्यूज़ है कि अमेरिका ने भारत से लिया है 15 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज। ये न्यूज़ थोड़ी सी चौंकाने वाली है, लेकिन देखेंगे इस न्यूज़ में क्या है। और तीसरी न्यूज़ है कि अमेरिकी संसद ने पारित किया $1.9 ट्रिलियन का कोरोना राहत पैकेज। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर 2 दशक से कर्ज का भार तेजी से बढ़ा है। खास बात यह है कि भारत का भी उस पर $216 अरब, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अमेरिका के सिर पर कुल $29 ट्रिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। एक अमेरिकी सांसद ने सरकार के बढ़ते कर्ज पर ये जो खुलासा किया है।
चीन और जापान का अमेरिका पर सबसे ज़्यादा कर्ज है। वर्ष 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23.4 ट्रिलियन डॉलर था। इसका आशय यह हुआ कि प्रत्येक अमेरिकी पर 72,309 डॉलर लगभग 53 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। अमेरिकी सांसद एलेक्स मुनी ने कहा कि हमारा कर्ज बढ़कर 29 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने जा रहा है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति पर कर्ज का भार और अधिक बढ़ रहा है। चीन और जापान हमारे सबसे बड़े कर्जदाता हैं, लेकिन वे वास्तव में हमारे दोस्त नहीं हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बाइडेन सरकार के करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज का विरोध करते हुए वेस्ट वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद मुनी ने कहा कि चीन के साथ वैश्विक स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया में चौतरफा घिरे और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से गुरुवार को की गई संघर्ष विराम की संयुक्त घोषणा का स्वागत करते हुए इमरान ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों को वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए तैयार है, हालांकि वह कश्मीर का मुद्दा उठाने से बाज नहीं आए। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिकी संसद ने पारित किया 1.9 ट्रिलियन डॉलर का कोरोना राहत बिल। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना राहत पैकेज संबंधी विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसके जरिए महामारी के चलते संकट का सामना कर रहे लोगों, कारोबारियों, प्रांतों और शहरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा में 212 के मुकाबले 219 वोट से इस विधेयक को पारित किया गया। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि अब भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह संभल नहीं पाई है और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि विधेयकों में बहुत अधिक खर्च का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि पाक चीन से संबंध सुधार का मतलब। पेंगोंग से चीनी सेना की वापसी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत के बाजार चीन के लिए पहले की तरह खुल जाएंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के संजय गुप्त द्वारा। दूसरा आर्टिकल है आत्मा का उन्नत संस्करण। ये एक आप कह सकते हैं कि हास्य व्यंग वाला आर्टिकल है, इसलिए ये डिस्कस नहीं करेंगे। और तीसरा आर्टिकल है कांग्रेस का मर्ज। जिस तरीके से कांग्रेस में अब गुटबाजी हो रही है तो उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहले लद्दाख के पेंगोंग इलाके से चीनी सेना के पीछे लौटने और फिर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम पर सहमत हो जाने से मोदी शासन की मजबूत सरकार वाली छवि और पुख्ता हुई है। चीन और पाकिस्तान के साथ यह जो सहमति बनी उससे भारतीय सेना को एक बड़ी राहत मिली है। लद्दाख में चीन से टकराव वाली स्थिति तभी से बनी हुई थी जब गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी सेना को भी अच्छी खासी क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन वह उसे स्वीकार करने में आनाकानी करता था। चीन के साथ अभी बातचीत जारी है क्योंकि लद्दाख के अन्य इलाकों में भी चीनी सेना को पीछे हटना है। देखना है कि इन इलाकों से वह कदम कब पीछे खींचता है। पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए शायद इसलिए भी तैयार हुआ है क्योंकि एक तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है और दूसरी सीमा पर गोलीबारी का उसे करारा जवाब भी मिल रहा है। भारत ने सदैव ही पाकिस्तान से शांतिपूर्ण संबंध कायम रखने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने पहली बार भारतीय शासन की कमान संभालने के अवसर पर सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी आमंत्रित किया था। वह अफगानिस्तान से लौटते समय नवाज शरीफ की नातिन की शादी में शामिल होकर लाहौर भी गए थे। इसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी हरकतें बंद नहीं करी थी। चूंकि पाकिस्तानी सेना भारत से बैर भाव रखकर अपने स्वार्थ साधती है, इसलिए यह कहना कठिन है कि संघर्ष विराम को लेकर जो सहमति बनी है वह कायम रहेगी या नहीं। पेंगोंग से चीनी सेना की वापसी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत के बाजार चीन के लिए पहले की तरह खुल जाएंगे। चीन की आर्थिक ताकत का मुकाबला आर्थिक रूप से मजबूत होकर ही किया जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि हमारी उत्पादकता जब तक चीन के स्तर पर नहीं पहुंचती तब तक विश्व बाजार पर उसके आधिपत्य को खत्म करना आसान नहीं है। यह आधिपत्य खत्म करना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के से लगी सीमाओं पर शांति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सबल बनाने में किया जाना चाहिए। अब
जब यह संभावना बढ़ी है कि विदेशी कंपनियां भारत में और अधिक निवेश के लिए आगे आएंगी, तब सरकार को निजीकरण की पहल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और यह संदेश और दृढ़ता से देना चाहिए कि भारत सरकार खुद उद्योग धंधे चलाने की मानसिकता का परित्याग करने को प्रतिबद्ध है। यदि सीमाओं पर शांति बनी रहती है तो भारत में विदेशी निवेश बढ़ने के आसार भी बढ़ेंगे। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। ये है गुटबाजी से, जो कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है। जम्मू में जुटे कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं ने भले ही अपने आयोजन को शांति सम्मेलन की संज्ञा दी हो, लेकिन इसके जरिए उन्होंने अपने असंतोष को ही प्रकट किया है। उन्हें यह कदम शायद इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व उन सवालों का समाधान करने को तैयार नहीं है जो उन्होंने सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखकर उठाए थे। G23 गुट के नेताओं की ओर से गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में नए सिरे से अपने तेवर दिखाए जाने के बाद भी कांग्रेस का अपना रुख रवैया बदलने को तैयार होता नहीं दिखा। इसका मतलब है कि यह सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैसा इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, वैसे ही इससे भी नहीं कि इसकी बड़ी वजह राहुल गांधी खुद हैं, जो पर्दे के पीछे से मनमानी तरीके से पार्टी को संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि मुक्केबाज दीपक ने जीता रजत पदक। भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया ने 52 किलोग्राम वर्ग में शनिवार को बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में हार के बाद रजत पदक से संतोष किया। हरियाणा के हिसार के दीपक स्थानीय मुक्केबाज व यूरोपीय चैंपियनशिप के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता डेनियल असेनोव से करीबी मुकाबले में 2-3 से हार गए। तो ये आज का 28 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।